रूप में वो इसीलिए लगाई कि पीछे भी जो किरणें टकरा के लौटी उनकी भी स्फुरदीप यानी चमक से इन्होंने अंदाज लगाया कि कुछ जो बीच में ठोस भाग है उससे टकरा के भी अल्फा कण पीछे निकल गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रदरफोर्ड के इस प्रयोग में उन्होंने नाभिक की खोज की। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि परमाणु के बीच का जो कुछ स्थान है वो ठोस है और उस स्थान से जब अल्फा कण टकराते हैं तो या तो वो विक्षेपित हो जाते हैं या वापस लौटते हैं। तो रदरफोर्ड का ये जो प्रयोग था, इसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल में उन्होंने अपने इन निष्कर्षों का प्रयोग किया और उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष आपके सामने रखे। ध्यान रखें, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो नोट्स वीडियो में दिखाए जा रहे हैं इनको मैं वीडियो से अलग भी आपके लिए फ़ोटो के रूप में डाल दूंगा और आप इन नोट्स को आराम से बना सकते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप इसको केवल समझें, बात को सुनें और समझने की कोशिश करें यहाँ पे, और उसके बाद नोट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, उन्हें आप उतार लें और समझ लें। दूसरा मॉडल जो था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस परमाणु मॉडल को उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बनाया और निम्नलिखित निष्कर्ष उन्होंने निकाले। सबसे पहला निष्कर्ष तो ये निकाला कि परमाणु बहुत सूक्ष्म है, गोलाकार है और उदासीन है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो धनावेशित भाग नाभिक के रूप में बीच में, और दूसरा जो होता है वो उसके चारों ओर का क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए लिखा कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। तीसरा निष्कर्ष और ज़्यादा स्पष्ट की उन्होंने अपने पहले नंबर की बात को कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। चौथा निष्कर्ष जो टॉमसन के परमाणु मॉडल से निकला था उसको भी इसमें उन्होंने शामिल किया कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। पांचवा भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि उन्होंने इसको नाभिकीय रूप में इस मॉडल को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जब धनावेशित नाभिक इलेक्ट्रॉनों पर अपना बल आरोपित करता है, वो धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो एक बल तो स्वाभाविक लगेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं वो भी उस नाभिक पर एक अपकेंद्रीय बल लगाते हैं, जिससे ये दोनों बल आपस में संतुलित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरते नहीं हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस पांचवें बिंदु को आप ठीक से समझें। जैसे आधी भरी हुई बाल्टी को अगर हम एक छोटी रस्सी से बांध लें और घुमाएं अपने हाथ से, तो उसमें जो पानी होता है वो गिरता नहीं है। वो पानी क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि एक अपकेंद्रीय बल जो लगता है वो उस पानी को बैलेंस कर देता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश और नाभिक का धनावेश जो आपस में एक आकर्षण बल आरोपित करते हैं, उस आकर्षण बल को परिक्रमण यानी चक्रण के कारण अपकेंद्रीय बल संतुलित कर लेता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। अब आप रदरफोर्ड मॉडल के दोषों पर ध्यान दें। दो प्रमुख बातें थीं। पहली बात तो ये थी कि परमाणु मॉडल का जो स्थायित्व था सिस्टम का पूरे का, उसको रदरफोर्ड पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाए। आगे और भी कुछ प्रश्न उठे। जैसे एक प्रश्न ये उठाया गया कि जब कोई भी आवेश किसी भी चीज़ के परिक्रमण करता है तो उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है, और जब ऊर्जा का ह्रास होगा तो चलते चलते वो केंद्र की ओर झुकता चला जाएगा और उसकी कक्षा कम होती चली जाएगी। इस प्रकार वो एक न एक दिन नाभिक में गिर पड़ेगा। इस प्रश्न का जवाब भी रदरफोर्ड नहीं दे पाए।
तो इससे उनके परमाणु मॉडल का जो स्थायित्व था उसकी व्याख्या नहीं हो सकी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था, इस मॉडल के बहुत बड़ी कमी थी। दूसरा था कि ये मॉडल परमाणुओं के रैखिक स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। ये दो मुख्य बिंदु थे जिसके कारण रदरफोर्ड के मॉडल पर वैज्ञानिक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सके। उसके बाद तीसरा जो परमाणु का मॉडल आया वो बोर का था। बोर ने 1913 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया और इन्होंने अपने मॉडल में रदरफोर्ड मॉडल को देखते हुए जो उसमें कमियां थी उनका सुधार किया और सुधार के लिए जो आधार बनाया वो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था। उसके आधार पर इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उन्हें दूर करते हुए अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। इसकी कुछ खास बातें इस प्रकार थीं। पहली बात तो ये कि इन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये इनका पहला बिंदु था। दूसरा था जो बहुत महत्वपूर्ण था और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय वेग h/2π का पूर्ण गुणांक होता है। h यहाँ पे प्लांक नियतांक है। परमाणु के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर कक्षाएं तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में मिलेंगे जिनमें h/2π का पूर्ण गुणांक होगा, कोणीय संवेग। ये इनका दूसरा बिंदु था और यही बिंदु में उन्होंने बताया कि ये जो कक्षाएं होती हैं जो h/2π के पूर्ण गुणांक के कोणीय संवेग से बनती हैं, ये स्थायी होती हैं। तीसरा बिंदु ये था कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में ही गति करते हैं और ये इनकी ऊर्जा सतत बनी रहती है। केवल इनकी ऊर्जा में परिवर्तन तभी होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने से उच्च कक्षा में जाए या अपने से निम्न कक्षा में आए, तभी ये ऊर्जा का या तो उत्सर्जन करेंगे या अवशोषण करेंगे। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोर ने यहाँ पे ये भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में कूदेगा तो विकिरण की आवृत्ति E2 - E1/h के बराबर होती है। सारांश उन्होंने ये निकाला कि इन परिवर्तनों के कारण परमाणु के अवशोषण एवं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार आप गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि बोर ने जो रदरफोर्ड के मॉडल में एक तो स्थायित्व की समस्या थी और दूसरी रैखिक स्पेक्ट्रम स्पष्ट न होने की समस्या थी, उन दोनों को दूर किया। आज का विषय मैं यहीं पर रखता हूँ। अब बोर मॉडल की कमियां मैं आपको कल बताऊंगा। ध्यान रखें सभी छात्र, वीडियो बहुत छोटा होता है, लेकिन इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार कम से कम रिवाइंड करके देखेंगे, तब आप उसे पूर्णतः समझ पाएंगे। साथ ही जो नोट्स हैं उनको भी आप उतारने से पहले पढ़ेंगे, तो इसके लिए भी काफ़ी समय चाहिए होता है। इसी वजह से हम लोग जो वीडियो बनाते हैं उसकी अवधि थोड़ी कम होती है। उस वीडियो को ध्यान से देखें, देखने के बाद 1-2 बार रिवाइंड करके पॉज करके उसे ठीक से समझें और तत्पश्चात नोट्स जो नीचे दिए हैं हमने उनको पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद पुनः वीडियो चलाएं और फिर इसके बाद उसको ठीक से समझने की कोशिश करें। तो इसमें समय चाहिए, 45 मिनट का मात्र समय है ऑनलाइन क्लासेस में कक्षाओं के लिए। तो उसमें अगर पूरे 45 मिनट हम ही लोग यूज कर लेंगे तो आपके पास फिर समय नहीं रहेगा। इसलिए ये वीडियो छोटे हैं लेकिन ये पूरे हैं और आपके अध्ययन के लिए पूरी प्रचुर सामग्री इसमें है। आप इनको ठीक से पढ़ें, रिवाइंड करें,
स्टॉप करें, समझें, नोट्स को उतारें और तत्पश्चात अगर आपकी कोई शंका है या आपकी कोई जिज्ञासा है तो उसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर सीधे फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।